हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम चैप्टर लेकर आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का, वो गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित है। और यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, और यहाँ से फ्रिक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन देखे जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, BPSC 72 BPSC, AODO, टीचर, CGL, कोई भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए बिना टाइम के बाद हम लेक्चर को शुरू करते हैं। और हाँ गाइस, इसको मैं 2 पार्ट में लूँगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है तो इसका थ्योरी पार्ट हम पहले करेंगे, देन आफ्टर इसका जो MCQ है या प्रश्न है उसका पार्ट हम बाद में करेंगे। क्लाइव के समय में असैनिक तथा सैनिक सुधार दोनों हुए थे, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था बंगाल का, उसके समय में 2 सुधार किए गए थे, एक असैनिक सुधार और एक सैनिक सुधार हुए थे। असैनिक सुधारों के अंतर्गत क्लाइव ने उपहार लेना और निजी व्यापार बंद करा दिया था। यानी कि असैनिक सुधार में क्लाइव ने क्या किया था कि जो भी उपहार लिए जाते थे ना कर्मचारियों के द्वारा, जो उपहार वो रिश्वत के रूप में ले लेते थे, और जो प्राइवेट काम करते थे अपना उसको बंद कर दिया। और साथ ही साथ जो इंटरनल टैक्स होता था उसको देना एसेंशियल कर दिया, अनिवार्य कर दिया। सैनिक सुधार में क्लाइव ने क्या किया था, इसने एक आज्ञा दी थी कि जो दोहरा भत्ता था ना उसको बंद कर दिया जाए, और दोहरा भत्ता केवल उन्हीं सैनिकों को मिलता था जो बंगाल और बिहार के सीमा से बाहर काम करते थे। याद रखिएगा इस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अपने प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग ने सर्वप्रथम 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की, और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण कहा गया मुर्शिदाबाद से कोलकाता कर दिया। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो द्वैध शासन है उसकी समाप्ति किसने की थी, तो वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। इस द्वैध शासन को लाने का काम किसने किया था, तो क्लाइव ने लाया था। ठीक है, द्वैध शासन कब आया था, तो इसका डेट भी याद रखिएगा 1765 में। तो याद रखिएगा इसका पूरा डेट 1765 से 1772 तक ये चलता है। इसकी समाप्ति किसने की, वॉरेन हेस्टिंग। लाया किसने था, रॉबर्ट क्लाइव ने। और रॉबर्ट क्लाइव ने और काम क्या किया था, जो राजकीय कोषागार था उसका स्थानांतरित किया था मुर्शिदाबाद से कोलकाता। मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने का काम मुर्शीद कुली खान ने किया था, ये ऊपर हम देख चुके हैं। मुर्शीद कुली खान जो बंगाल का अंतिम मुगल के द्वारा नियुक्त गवर्नर माना जाता है, नवाब माना जाता है, मुर्शीद कुली खान ने ही ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि समस्त भूमि शासक की, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग मानता था कि जो भी लैंड होता है ना, वह सब किसके अंडर में आता है, राजा के अंदर आता है। राजस्व सुधारों को व्यवस्थित करने के लिए उसने परीक्षण और शुद्धि यानी कि ट्रायल एंड एरर के नियम को अपनाया था। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि ट्रायल एंड एरर कंसेप्ट को किसने अपनाया था, तो वॉरेन हेस्टिंग ने। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी। सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, और इस अध्यक्ष पद का नाम क्या था, गवर्नर जनरल रखा गया था। और ये गवर्नर जनरल जो था ये पहला कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। याद रखिएगा 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसके तहत जो गवर्नर का पद होता था उसे गवर्नर जनरल का पद दे दिया गया, और ऐसा गवर्नर जनरल पहला कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग बना था। और डेट याद रखिएगा 1774 के आसपास पहला गवर्नर जनरल बना था कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ये पूरे बंगाल का गवर्नर जनरल एक नियुक्त हो गया था। ठीक है, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई थी, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने तैयार किया था। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधार, फौजदारी कानूनों में सुधार, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार किए गए थे, और साथ ही साथ व्यापारिक सुधार किए गए थे। तो याद रखिएगा जो जन प्रशासन की नींव जो थी ना, बेस था, वो किसने तैयार किया था, वॉरेन हेस्टिंग। बट इसको सबसे अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइड याद रखिएगा। आगे आते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से कौन संबंधित है, तो 2 गवर्नर जनरल संबंधित है। दोनों का नाम याद रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग और वेलेस्ली। ये दोनों का नाम एग्जाम में आ जाता है। कोई एक ही नाम देगा, अगर 2 देगा तो बोथ में आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चला था, लेकिन बाद में उसे दोषों से मुक्त कर दिया गया क्योंकि उसके काम बहुत अच्छे थे भारत में, इसलिए उसको बाद में दोष मुक्त कर दिया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि महाभियोग का मुकदमा किस पर चला था, तो वॉरेन हेस्टिंग पर। इस नाम को भी आपको याद रखना है। जाइए देखिए और देखते हैं, रियासतों के प्रति प्रमुख ब्रिटिश नीतियां निम्नलिखित थी। इसको याद रखिएगा, इसकी रियासतों के प्रति जो ब्रिटिश नीतियां, ब्रिटिश पॉलिसी अपनाई गई थी तो वो कौन कौन था। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में दिख सकते हैं और काफ़ी टफ क्वेश्चन माने जाएंगे। कंपनी का भारतीय रियासतों के समानता के लिए संघर्ष, सुरक्षा प्रकोष्ठ या नीति घेरे की नीति, अधीनस्थ पार्थक्य की नीति,
अधीनस्थ संघ की नीति और बराबर के संघ की नीति को। ये 5 टर्म को याद रखिएगा, कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने आरंभ किया, मगर कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ बनाया। शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रीकृत कर दी गई थी, तो याद रखिएगा शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रीकृत किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। 1787 में जिले के प्रभारी कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया था। 1790-92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल और 1 बिहार में बनाए गए थे। यानी कि एक अदालत को हटाकर 4 अदालत बनाए गए जिसको भ्रमण कराया जा सकता था, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा सकता था। और ऐसे 3 बंगाल में बनाए गए थे न्यायालय और 1 बिहार में। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी से और मुफ्ती जो होते थे उनके सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशिष्टता का नियम अपनाया। याद रखिएगा, कानून की विशिष्टता का नियम किसने लाया था? कॉर्नवालिस, जो इससे पहले भारत में नहीं था, इसको भारत में लागू किया और इसी को बाद में कॉर्नवालिस संहिता का भी नाम दिया था। कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया। यह सुधार प्रसिद्ध सिद्धांत शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित था, यानी कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसने किया था? कॉर्नवालिस ने। इसके तहत उसने कर तथा न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कलेक्टर की न्यायिक तथा फौजदारी शक्तियां ले ली गई तथा उसके पास केवल कर संबंधी शक्तियां दे दी गई। यानी कि कलेक्टर के पास जो पहले शक्तियां थी ना, फौजदारी की, न्याय प्रशासन की, ये सब वापस ले लिया गया। उसको केवल टैक्स संबंधी अधिकार दे दिया गया, तुम पे केवल इसी पर काम कर सकते हो। जिला दीवानी न्यायालयों में कार्य करने के लिए नए अधिकारियों की श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी तथा पुलिस के कार्य भी दिए गए थे। भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा या लोक सेवा का प्रारंभ कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था, इसीलिए कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। आगे देखिए गाइस, लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793, फिर से दोबारा वो 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। तो वो 2 बार भी मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। एक बार वो 1786 से 93 तक रहा, फिर वो 1805 में आया था और इसी 5 अक्टूबर 1805 को उसकी मृत्यु हो जाती है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में और यहीं पर उसकी क्या है? समाधि स्थल यानी कि कब्र स्थित है। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन है? हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि वेलेस्ली के सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किसने किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। और अगर पूछेगा कि पहला ऐसा मराठा सरकार कौन था, यानी कि मराठा का राजा कौन था, तो वो था पेशवा बाजीराव सेकेंड। यानी कि बसीन की संधि 1802 में होती है, उसी के तहत पेशवा बाजीराव सेकेंड और अंग्रेजों के मध्य में एक संधि हुई और इस संधि के तहत जो बाजीराव था ना, उसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और ये पहला मराठा सरकार कहलाता है जिसने ऐसे सहायक संधि को स्वीकार किया था। और इसी सहायक संधि के तहत क्या किया गया गाइस? सहायक संधि के तहत बाजीराव सेकेंड ने अंग्रेजों की संरक्षकता स्वीकार तो कर ली और इसी संधि के शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने पेशवा को पूना में पुनः स्थापित करने के साथ लगभग 6000 सैनिक दिए थे उनके रख रखाव के लिए और जो भी उनका खर्च होता था ना, वो पेशवा देता था। और साथ ही साथ पेशवा ने क्या कहा था कि हम 26 लाख रुपए वार्षिक आय मतलब जहाँ से मिलता है हमें, उस क्षेत्र को दे देंगे किसे? अंग्रेज को, जहाँ से 26 लाख रुपये तक का कर हमें मिलता है। आगे आइए गाइस, लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया था। यानी कि देखिए, वो भारतीय राज्यों को जीतना चाहता था, भारतीय राज्यों को हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने क्या किया था? सहायक संधि को लाया था। उसने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया था, बल्कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने लाया था? डुप्ले ने। और आपको पता है डुप्ले क्या है? फ्रांस का गवर्नर था, यानी कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने सबसे पहले इसे हथकंडे को अपनाया था। इस प्रणाली का अस्तित्व तो पहले से ही था तथा वह क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दे दी थी। अंग्रेजों ने भी यह प्रणाली अपनाई थी। प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। याद रखिएगा, अगर वेलेस्ली को नहीं देखा जाए तो ऐसे अंग्रेजों ने सबसे पहले सहायक संधि किसके साथ की थी? अवध से की थी, जहाँ पर कंपनी ने एक निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था। आगे आइए, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा विशिष्ट रूप से प्रवर्तित सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य कौन थे? यानी कि लॉर्ड वेलेस्ली ने जब सहायक संधि लाया तो कौन कौन से राज्य थे जो उनको स्वीकार किए थे? इनका क्रम याद रखिएगा गाइस। सबसे पहले हैदराबाद था, फिर सेकंड है मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार, फिर सिंधिया, जोधपुर, जयपुर,
मछेरी, बूंदी और भरतपुर। इनके क्रम को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। विलियम बेंटिंक ने जुलाई 1828 में बंगाल का गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। उसने सती प्रथा, बालिका शिशुवध जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किए तथा देशों में ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था स्थापित की। याद रखिएगा गाइस कि सती प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने समाप्त किया था और इसका डेट याद रखिएगा 1829। और रूल कौन सा था? तो रूल 17। रूल 17 कहता था 1829 में इसने क्या किया था? सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बालिका शिशुवध को समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ठगी प्रथा को भी समाप्त किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और इसके लिए भेजा था इसने कैप्टन स्लीमन को। ठीक है, कैप्टन स्लीमन को भेजा था इसके लिए। और बहुत सारे ठगों को उसने बंदी बना लिया, उसको मार दिया, कितनों को फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो ये सब काम किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई थी। ये भी टर्म याद रखिएगा गाइस कि तटस्थता की नीति किसने अपनाई थी? तो कॉर्नवालिस ने। जयपुर में अव्यवस्था ने ऐसा उग्र रूप धारण कर लिया कि ब्रिटिश रेजिडेंट पर ही प्रहार कर दिया गया, परंतु इस पर भी बेंटिक ने हस्तक्षेप न करने का स्वीकार किया। यानी कि जयपुर में बहुत ज़्यादा विरोध हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना देखने को करना पड़ रहा था, फिर भी वेलेस्ली ने वहाँ पर हस्तक्षेप नहीं किया था। इसी प्रकार जोधपुर, बूंदी, कोटा तथा भोपाल में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यद्यपि ऐसा करने के लिए पर्याप्त कारण थे। देखिए कारण कौन सा था? परंतु उसने इस नीति का अनुसरण छोड़कर 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग, कछार और जैंतिया की रियासतों को अपने प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि वहाँ बहुत अधिक अव्यवस्था थी। यानी कि अब तक तो वेलेस्ली लॉर्ड विलियम बेंटिक शांत था, वो हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहा था, बट कहीं पर बहुत ज़्यादा एग्रेशन फैल गया, एग्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा वहाँ पर विरोध होने लगा, बहुत ज़्यादा वहाँ पर कुरीतियाँ फैल गई, अव्यवस्था फैल गई। तो क्या किया उसने? कुछ क्षेत्रों को अपने में मिला लिया था और अपने हस्तक्षेप करने की नीति को पलट दिया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन के 7 वर्षों में पुरानी निरंतर युद्धों का संयोजन की नीति को तिलांजलि दे दी गई। भारत के इतिहास में बेंटिक का नए सामाजिक तथा प्रशासनिक सुधारों के कारण स्मरण किया जाता है। सामाजिक सुधार तो ऊपर हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार से उसने ठगी को समाप्त कर दिया, सती प्रथा को खत्म किया, शिशुवध को खत्म कर दिया। उसी तरह प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत भी उसने बहुत सारे काम किए थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। यानी कि जब 1833 का चार्टर एक्ट लाया गया था तो वहाँ पर क्या कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब किसी के साथ व्यापार नहीं करेगी, बल्कि बहुत सारे कंपनी आकर यहाँ व्यापार करेंगे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, यानी कि सेंट्रलाइज कर दिया गया पावर को। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल होता है उसे भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। यानी कि एक गवर्नर जनरल होगा जो पूरे भारत पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश की रियासतें हैं उस पर कवर करेगा। 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और पहले गवर्नर जनरल भारत के कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया था। ये मैंने ऊपर बता दिया, कैप्टन स्लीमन को भेजा था और ये बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसने लगभग 1562 ठगों को बंदी बनाया था और अनेक ठगों को फांसी दे दी गई थी और शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया, कारावास दे दी गई थी। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया था। तो याद रखिएगा ठगों का अंत कब हुआ था? 1837 में। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। 1811 एवं 1823 में दासों के संबंध में कानून बनाए गए। 1833 के चार्टर एक्ट में दासता को समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया और 1843 में समस्त ब्रिटिश भारत से दासता को अवैध घोषित कर दिया गया। तो एक डेट आपको याद रखना है गाइस कि दासता को कब समाप्त किया गया? 1843 में। ठीक ना, पूर्ण रूप से दासता को भारत से यानी कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और इस समय गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड एलनबरो। ये भी नाम याद रखिएगा, आगे यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है गाइस, लॉर्ड एलनबरो। 1860 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दासता को अपराध घोषित कर दिया। यानी कि इंडियन पेनल कोड जो एक्ट है ना, आईपीसी, उसके तहत क्या कहा गया कि दासता क्या एक प्रकार का अपराध है, इस पर कानून बना दिया गया। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ था। यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध किसके काल में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय, जो सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखाबद्ध हुई थी, जिसे मार्च 1816 को अनुमोदित किया गया था। तो डेट याद रखेगा, सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। कौन थे गवर्नर? तो नाम याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग।
1854 में स्लीमन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। देखिए गाइस, बात यह था ना कि अवध को ब्रिटिश किसी प्रकार से अपने में मिलाना चाह रही थी, और वहाँ का उस समय राजा कौन था? वाजिद अली शाह। तो उन पर एक आरोप लगा दिया जाता है, जेम्स आउटरम को भेजकर बोला जाता है कि तुम एक रिपोर्ट बनाओ, और जेम्स आउटरम एक रिपोर्ट बनाता है और कहता है कि जो अवध का नवाब हैं वाजिद अली शाह, उनसे प्रशासन अच्छे से नहीं चल रही है। कुप्रशासन के आधार पर उनको वहाँ से हटाया जाता है और अवध को अपने में मिलाया जाता है। देखिए, उसने कहा था कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया था, और यही रिपोर्ट के तहत क्या किया गया? अवध को अपने में लॉर्ड डलहौजी ने मिला लिया था, क्योंकि इस समय लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम लाया था, उसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। याद रखिएगा गाइस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प सिद्धांत की नीति थी, है ना। तो इसी के तहत क्या किया गया था? अवध को अपने में मिला लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर फरवरी 1856 को उसकी अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश, तो इनको एक क्रम वाइज याद रखिएगा कौन कौन क्रम को विलय डलहौजी ने अपनाया था। तो सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली का विलय किया गया। लेकिन याद रखिएगा करौली जो है इसको बाद में छोड़ दिया गया था, क्योंकि करौली पर जो वहाँ पर न्यायालय थे ना, उन्होंने इस पर इनकार कर दिया था करौली को अपनाने में। इन विलय किए गए प्रदेशों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने, देखिए आ गया ना, करौली के व्यापक प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया था। नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा था कि करौली को छोड़ दिया जाए, तो करौली को वापस छोड़ दिया गया था, और ये यूपीएससी और नेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 को बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी, और पहला कब चला था रेल? 16 अप्रैल 1853। कहाँ से कहाँ तक? बम्बई से थाने तक चला था। रेल यात्रा का प्रारंभ द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया था। यह भी नाम याद रखिएगा, किसने किया था? द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। भारत में रेलवे का विकास का मुख्य कारण क्या था गाइस? तो देखिए इसका मुख्य कारण दो था। पहला तो ये कारण था गाइस कि सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जैसे यहाँ कह रहा है कि कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाहों तक ले जाना। और दूसरा उद्देश्य क्या था? सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाना भी इसका दूसरा उद्देश्य था, कि सेनाओं को एक बार में हम दूसरे जगह पर आसानी से पहुँचा सकते हैं, ताकि ब्रिटिश शासकों के प्रति होने वाले किसी भी विद्रोह को सरलता से कुचला जा सके। एक बार में हजारों सेना को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी आसानी होगी, और मतलब बहुत दिक्कत का सामना नहीं होगा। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 के आसपास कर्जन के समय हुआ था। तो ये भी टॉपिक याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा रेलवे का विस्तार कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय हुआ था, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, और ये बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कब किया गया था गाइस? तो ये भी डेट याद रखिएगा, 1937 को। डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार आंग्ल सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया गया था। किसके समय? डलहौजी के समय बनाया गया था, और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। तो किसके समय पारित हुआ था गाइस? याद रखिएगा नाम, लॉर्ड कैनिंग के समय। अब प्रयास किसका था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऊपर मैंने बताया था सती प्रथा का, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सती प्रथा का जो एंड हुआ था, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, तो यहाँ पर किसका प्रयास था? इसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया, और उस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित कर दिया गया। उससे कोई भी बालक जन्म लेता था तो वह वैध माना गया। विधवाओं के कल्याण से जुड़े अन्य नेता थे, कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, पश्चिम भारत में विष्णु शास्त्री और धोंदो केशव कर्वे थे। इन दोनों का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। अब देखिए 1857 में एक महान क्रांति हुई थी, आपको पता है, जो देश में बहुत सारे जगहों पर इसका क्रांति देखने को मिलता है। इसे 1857 की क्रांति भी कहते हैं। यहाँ पर झांसी से, अवध से, बिहार से, बहुत सारे जगहों से जितने भी बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने यहाँ पर योगदान दिया था। तो इसके बाद क्या होता है कि महारानी ने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा लाई थी, और इसको पढ़कर सुनाने का काम किया था इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने। और इस घोषणा में कहा गया था कि अब कोई भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अब यहाँ का
राज्य नहीं करेगा, मतलब यहाँ पर प्रशासन का काम नहीं करेगा, वो हट जाएगा और सीधे जो भारत है वो किसके अंडर में आ जाएगा, तब सीधे भारत आ जाएगा ताज, मतलब ब्रिटिश शाही ताज के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत पूर्णतः रूप से खत्म कर दिया गया और जो गवर्नर जनरल थे ना उसके पद को हटा दिया गया और वायसराय के पद को लाया गया। इसीलिए इसके तहत प्रथम में जो वायसराय बने थे वो कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 1877 में नियुक्त की गई। जनवरी 1877 में आयोजित किए गए दिल्ली दरबार में इन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी और जब एक केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी तो इस समय गवर्नर कौन थे, तो नाम याद रखिएगा, लिट्टन, यानी कि वायसराय कौन थे, लॉर्ड लिट्टन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत के गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, नाम याद रखेगा। लॉर्ड लिट्टन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में हुआ था। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनब्रो ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। मैंने ऊपर आपको बता दिया है कि 1843 में जो दास प्रथा खत्म हुई थी तो उसमें गवर्नर कौन था, लॉर्ड एलनब्रो। इसके काल में 1842 से 44 का कार्यकाल था के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। याद रखिएगा, सिंध को मिलाने के समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड एलनब्रो। इसके नाम को याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल आक्रामकता की नीति को मतलब परिपालन किसने किया था, किसने अपनाया था, तो आंग्ल नेपाल युद्ध संबंधों के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल से प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती रही। यानी कि चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का सिद्धांत जो था ये कब से कब तक चला था, तो लॉर्ड एलनब्रो के काल से शुरू हुआ था और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चला था। इस काल को कुशल आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को पढ़ाया जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबंधित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई थी। कुशल आक्रमण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख में प्रयोग किया था। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहले जनगणना किसके काल में हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी और इसका डेट कौन सा था, 1872। बट अगर पूछेगा आपसे कि नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान शेर अली अफरीदी नामक एक कैदी ने कर दी थी और मेयो पहला ऐसा गवर्नर था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। यह भी याद रखिएगा, पहला गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी। 1876 में लिट्टन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल आक्रामकता की नीति के स्थान पर अग्रगामी नीति का अनुसरण किया जाने लगा। तो याद रखिएगा, अग्रगामी अनुसरण की नीति किसने अपनाई थी, तो इसका नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिट्टन। किसके प्रति, अफगानिस्तान के प्रति। मेजर सेंडमन की बलूचिस्तान में गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में नियुक्ति के साथ ही अफगानिस्तान में हस्तक्षेप न करने का स्थान पर हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। किसने अपनाई थी, लिट्टन ने। यह भी याद रखिएगा, यानी कि अफगानिस्तान में हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई थी, काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन किसने दिखाया था, तो वो कौन था, लॉर्ड लिट्टन था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 में लिट्टन के काल में पारित की गई थी। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा जाता है। यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब लाया गया था तो उसमें बोला गया अब कोई भी ऐसा समाचार पत्र नहीं छपेगा जो अंग्रेजों के खिलाफ होगा। उसको पहले अंग्रेज पढ़ेंगे, देखेंगे, उसके बाद ही उसको पब्लिश किया जाएगा। अस्किन पेरी ने इस अधिनियम को विपरीतगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पक्ष कहा है। तो इसका नाम याद रखिएगा, किसने कहा है, अस्किन पेरी ने कहा है, पेरी ने। ठीक है, और इसका भी नाम याद रखिएगा गाइस, श्री SN बनर्जी ने इसे आकाश से वज्रपात कहा है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या कहा है, आकाश से वज्रपात। आगे देखिए, सर CP इल्बर्ट वायसराय की परिषद के विधि सदस्य थे। इन्होंने 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसे इल्बर्ट बिल की संज्ञा दी गई थी। तो याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल कब आया था, 1883 में। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएं और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति को समान कर दी जाए। और ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था गाइस कि भारत के जो न्यायाधीश और यूरोप के न्यायाधीश दोनों को समान शक्ति दे दी गई थी। जैसे ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया, एक आडंबर खड़ा हो गया। यूरोपीय लोगों ने इसे अपने विशेषाधिकारों का कुठारघात बताया था। यानी कि यूरोप लोग के कहते थे कि हम भारतीय जज के सामने नहीं खड़े होंगे, इससे हमारी जो इज्जत है वो कम हो जाएगी, और इसी के लिए श्वेत विद्रोह देखने को मिला था।
लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं तथा बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए थे, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के नाम से जाना जाता है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने लाया था? लॉर्ड रिपन ने। कब आया था? 1881 में। इसमें क्या अपनाया गया था, इसको याद रखिएगा गाइस, ये यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगा दी गई। 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यवाही प्रतिदिन 9 घंटे तथा इन्हें महीने में 4 दिन की छुट्टी का प्रावधान दिया गया था। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में लाया गया था। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई थी। तो कुछ टर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। लॉर्ड मेयो के समय में सृजित स्थानीय शासन को वास्तविक स्थानीय शासन बनाने के लिए लॉर्ड रिपन ने उन्हें आवश्यक नियम प्रदान किए। इस कार्य के कारण लॉर्ड रिपन को आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा, स्थानीय शासन का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। चार्ल्स मेटकॉफ ने प्रेस पर प्रतिबंध हटाया था, इसीलिए उन्हें समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। किसे कहते हैं? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ किया गया था। 1861 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया गया था। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग ने पुरातात्विक सर्वेक्षक किसे नियुक्त किया था? कनिंगम को किया था। तथा 1871 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण को सरकार में अलग विभाग बना दिया गया, यानी कि सरकार से 1871 में इसे अलग कर दिया गया। अब ये अलग विभाग था। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं केंद्रीकृत स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को इसका नया महानिदेशक बना दिया गया था। यानी कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या किया? जॉन मार्शल जो थे उनको क्या बना दिया? इसका नया महानिदेशक बना दिया था। और साथ ही साथ लॉर्ड कर्जन ने एक अधिनियम लाया था, उसका नाम था प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। इसी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। नवंबर 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। तो जब नवंबर 1905 में कौन आते हैं गवर्नर बनकर? यानी कि वायसराय लॉर्ड मिंटो। और उस समय भारत सचिव कौन थे? मार्ले। और इन्होंने जो कानून लाया था उसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। कब लाया था? 1909 में। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा गाइस कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना व्यवस्था कब अपनाई गई थी? तो मार्ले मिंटो सुधार में। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने 1911 में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मेरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था। याद रखिएगा। और इसी समय इसने घोषणा किया था कि अब राजधानी क्या होगा? कलकत्ता होगा। और इसी समय बिहार को बंगाल से भी अलग करने की घोषणा की गई थी, जिसे दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से जाना जाता है। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था तथा राजधानी के स्थानांतरण की घोषणा की गई थी। याद रखिएगा, जो राजधानी परिवर्तन किया गया था उसका डेट था कब? 1912। घोषणा तो हुई थी 1911 में, बट किया कब गया था? 1912 में। और ये क्वेश्चन 70वीं बीपीएससी में आया था, जहाँ पर बच्चे डेट के मामलों में कन्फ्यूज़ हो गए थे। तो चलिए गाइस, हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। प्रश्न कोर्स को हम दोबारा इसी पार्ट में करेंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे, और जल्दी ही आपको नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको टोटल घटना चक्र कराया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट का घटना चक्र है वो भी कराया जाएगा। सीसेट के लिए मैथ का सीरीज शुरू होगा, और करंट अफेयर हमारा जो चल रहा है वो चलता रहेगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है गाइस वो भी हमारा चलता रहेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। जब तक के लिए बाय।